वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी हो चुकी होगी, पेपर जिनका कल है वो एग्ज़ाम के लिए निकल चुके होंगे, कुछ निकल रहे होंगे। तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जिनका कल एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम करके आइए, ठीक है। अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत मैं दुआ करूँगी आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है, और आप लोग भी सिलेक्शन ले पाएँ। तो आज की क्लास में लेके आई हूँ हिंदी मैराथन की, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। और मैं बीच बीच में इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कैसे करना है, तो जिससे आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसलिए क्लास पूरी देखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको हर चीज़, हर टॉपिक से क्वेश्चन लेके आई हूँ इस मैराथन में। हिंदी मैराथन है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। देखिए, स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य भी है, अघोष भी है, तो महाप्राण भी है। अब हम इसे कैसे करेंगे? तो देखो, महाप्राण हमें पता है, महाप्राण कौन कौन से होते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। हम यहाँ से, अरे स्पर्श तो ये सारे ही हैं भाई, है ना। हम इस तरह से क्या देखें तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो अब बताइए, इसमें का पहला हो गया, खा दूसरा हो गया, गा तीसरा हो गया और घा चौथा हो गया। तो दूसरा और चौथा कौन सा बचा? देखिए, ये बचा और ये बचा, दो ही तो बचे। ये तो कट ही गए, अब इनसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहला तीसरा है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया ट्रिक कैसे करना है? अघोष अल्प प्राण हो गए ना ये वाले, 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं, 2 4 महाप्राण होते हैं। अब इसमें से भी अघोष और सघोष बताने हैं, और कंठ्य है। तो कंठ्य कौन सा होगा बताइए? कंठ्य स्पर्श व्यंजन, कंठ्य और अघोष। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन खा, ठीक है। घाव होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन खा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? देखिए, अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? या, रा, ला और वा। जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। और ऊष्म भी 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं, ठीक है। सा, शा, सॉरी ये वाला शा नहीं होता है, एक सेकेंड, चलो मैं दोबारा कर देती हूँ। देखिए, शाह, शाह, ठीक है, हा, और एक और होता है, हाँ ये भी होता है, ठीक है ना, शाह। तो ये 4 होते हैं, हाँ, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 8। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया? 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ही उसमें। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? काकल्य वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा। काकल्य वर्ण होता है हा। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है बताइए? तो संघर्षी कौन सा? देखिए, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, उन्हीं को संघर्षी भी बोलते हैं। तो हा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? ठीक है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी नहीं है? देवनागरी वर्ण ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए? मूर्धन्य है, दंतोष्ट है, ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ये आपने पढ़ी भी नहीं होगी। दंतोष्ट, मूर्धन्य, कंठ, ये सब पढ़ी है ना आपने, तो इसलिए ये नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ये इसकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अब बताइए, परामुखापेक्षी यानी कि चारों वर्ण इसी के हैं, कौन सा सही होगा? तो कौन सा हो जाएगा? परमुखापेक्षी। परा नहीं होता, पर होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए, ये शुद्ध कई आगे पीछे हैं क्वेश्चन, तो आपको इससे समझ में आएगा कैसे, कहाँ से हो रहे हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक तो आपको ये क्लियर हो गया, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है? तो उत्प्रेक्षा देखिए कैसे लिखा जाता है, उत्प्रेक, और ये वाला छा बनता है छा, तो उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। तो बुढ़ापा किसका सूचक है? दौर्बल्य का। इस तरह से लिखते हैं दौर्बल्य, ठीक है, दौर्बल्य का सूचक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, तानसेन महासंगीतज्ञ था। संगीतज्ञ कैसे लिखेंगे बताइए? तो संगीतज्ञ कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, संगीतज्ञ, ठीक है। चलिए, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है उसको बोलते हैं। तो वजीफ़ा लिखा कैसे जाता है? वजीफ़ा लिखा जाता है इस तरह से, जो फा होता है वो कैसा होता है? जो ये लगा होता है, ठीक है, बिंदी वाला, है ना, इसको बोलते हैं वजीफ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कथन का अपना एक
संदर्भ होता है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है भाई बताइए। देखिए संदर्भ आप लोगों ने सबने लिखा होगा, इस तरह से लिखा जाता है ना संदर्भ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी, ज्योतिष ना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो मैंने ये आपको पहले भी करा चुकी हूँ। देखो ज यो त स ना, यानी कि आधा ता और आधा सा एक साथ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइए। देखिए कोमलांगी सही है, कोमलांगी सही है, सम्मिलित भी सही है आपका, आदमा फिर मापे, अनुग्रहित भी सही है, मैंने कल आपको बताया था ये वाला सही होता है वो वाला गलत होता है, तो उत्कर्षता गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो देदी पेयमान इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाली शब्द है। हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि इसी से है, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी टॉपिक आपके हिंदी में हैं, चाहे वो रस हो, छंद हो, चाहे वो आपका विलोम हो, पर्यायवाची हो, एक शब्द हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन है इस मैराथन में आपके। ठीक है, चलिए आगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। कौतूहल सही है, निरपेक्ष सही है, अनधिकार सही है, पौराणिक गलत है। पौराणिक ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, पौराणिक ऐसे नहीं लिखा जाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो बताइए। हस्तलिखित सही है, कुमुदनी भी सही है, सत्याग्रह भी सही। आजीविका, ठीक है, आजीविका लिखा हुआ है जबकि आजीविका होता है, इस तरह से मात्रा लग जाएगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्र पूछा है अब, तो शुद्ध निरहंकारी, बाकी ये सब गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, देखिए विराम, विराम चिराग, शुद्ध युग्म बताना, मास अरस, संयुक्त वियुक्त और अर्वाचीन समाचीन, तो कौन सा शुद्ध युग्म है, तो संयुक्त और वियुक्त। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद से। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, देखिए उच्चारण का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, उत इस तरह से प्लस चारण, उच्चारण है ना, उच्च उच्च नहीं होगा। देखो इसमें उच्च भी है, तो बहुत से बच्चे तो उच्च लगा देंगे, लेकिन उच्च नहीं होगा, उत प्लस चारण, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, याद रखना, ये भी पूछ लेता है ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है, कौन सी संधि, महाशय, तो कौन सा हो जाएगा, महा प्लस आशय। ठीक है, महा प्लस आशय, बताइए इसमें कौन सी संधि है, बताइए। इसका ये सही हो जाएगा, महाशय की कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें कौन सी संधि है भाई, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, इतना याद रखना है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावन, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है, पावन शब्द का सही से संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, जो ओ की मात्रा है वो आ बन जाता है। ठीक है, पावन। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे। उल्लास, उल्लास का बताइए, उल्लास का सही संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस लास। ठीक है, उल्लास। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। वैसे यर संधि कौन सी है, अब यर संधि का उदाहरण पूछा, बताइए मुझे कौन सी इसमें यर संधि है, बताइए। यर संधि का उदाहरण पूछा है, तो देखिए ये दोनों तो है ही नहीं यर संधि। ठीक है, ये दोनों तो है ही नहीं, कौन सी संधि है, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि कैसी है, आपकी यर संधि है, यद्यपि कैसी है, आपकी यर संधि है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि बतानी है कौन सी है, तो देखिए मैंने आपको गुण संधि बताई है और वृद्धि, तो देखिए गुण में ये मात्राएं ए की और ओ की मात्रा जो होती है वो एक होती है, तो वो गुण संधि होती है ना। और जब इनमें एक की बढ़ोतरी हो जाती है यानी बड़ी ए की और बड़ी ओ की, तो ये वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक की वृद्धि हो जाना यानी वृद्धि संधि। तो कौन सी ये दो मात्रा, तो महा और। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह से पहचान सकते हैं वृद्धि संधि का। ठीक है, उदाहरण। नेक्स्ट है अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है, अतएव बताइए। अतएव, तो अतः प्लस एव। ठीक है, अतएव। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्वय,
शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्वय। शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन प्लस आय, ठीक है, अन प्लस ए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र में संधि। अब बताइए मुझे कौन सी, अभी बताया क्या चुकी हूँ मैं जस्ट, कौन सी संधि है भाई? गुण संधि है। मैंने कहा ना छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा जहाँ भी दिखे वहाँ गुण संधि है, जहाँ बड़ी ए की दिखे और बड़ी ओ की दिखे वहाँ वृद्धि संधि है। याद रखेंगे इस ट्रिक को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सप्तऋषि में, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो सप्तऋषि में कौन सी संधि है बताइए? सप्तऋषि, इसमें भी आपकी कौन सी संधि है? तो कौन सी हो जाएगा? सप्तऋषि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यानी कि इसमें छोटी की मात्रा आ रही है ना इसलिए, तो गुण संधि, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा प्लस एप, सदैव में कौन सी संधि है? सदा प्लस एप, सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है, दो मात्राएं हैं, वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? न्यून का बताइए, न्यून का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या हो जाता है? नी प्लस ऊन, ठीक है, नी प्लस ऊन, नीऊन, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सदैव में वृद्धि संधि है, तो अभी मैंने बता चुकी हूँ सदैव में वृद्धि संधि है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए निम्न से किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में है भाई गुण संधि बताइए? तो किस में है बताइए? आपको सबको दिख रही होगी, देवेंद्र में, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़, क्वेश्चन है आपका कौन सा है? समास से है। सो का कुल में समास है, सो का कुल यानी कि शोक से व्याकुल, है ना, शोक से व्याकुल, यानी कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अकाल पीड़ित, तो क्या कहेंगे आप? अकाल से पीड़ित। भाई इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे अकाल से पीड़ित, है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे, अकाल से पीड़ित। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। इसमें एक तरफा धनंजय वक्रतुंड आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर मतलब अपनी आत्मा में निर्भर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। वनवासी शब्द में समास है, तो वनवासी, वन में वासी, यानी कि तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष समास का हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट है सदगति। कौन सा? सदगति शब्द में समास होगा। तो सदगति मतलब कि क्या है इसका? जो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, या फिर अव्ययभाव समास, द्विगु, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो देखिए बहुव्रीहि में होता है ऐसा कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रीज़न दीजिए क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना हम दोनों पदों का मतलब तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हम किसी शब्द का दूसरा मतलब निकालते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपका त्रिनेत्र, है ना, तो यानी कि शंकर भगवान, तो इसमें इसका कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो रसोई के लिए घर, यानी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए, तोड़ के देख लेते हैं तो पता चल जाता है। नील गाय, नील गाय में कौन सा समास होगा? नीली गाय, नीली है गाय जो, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, नील गाय। चलिए आगे। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात वह विष्णु जिसे देखो अब इसने तीसरा अर्थ, पीताम्बर का मतलब है पीत है अंबर जिसका, जिसमें जिसका का अर्थ निकले, अर्थात इन्होंने कहा है विष्णु जी को, तो इसे कौन सा समास कहेंगे भाई? अब बहुव्रीहि समास कहेंगे, किंतु बहुव्रीहि समास में ही क्या होता है? उसका मतलब तीसरा निकलता है, उसी को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, उपकूल में कौन सा समास है? तो उप क्या लगा हुआ है इसमें? अव्यय लगा हुआ है, तो अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौमासा में समास बताइए। तो देखिए चौमासा, चौमासा में द्विगु समास होगा, क्योंकि ये चौ है, क्या है? ये संख्यावाचक है। जब भी संख्यावाचक आगे लगा होता है तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित, ठीक है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बानर, ब्रह्मर, पवन, तो तद्भव कौन सा है भाई? बंदर,
क्योंकि बानर का तद्भव क्या होता है, बंदर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से तद्भव है, इनमें से तद्भव है, बताइए कौन सा तद्भव है। तो ये भी आपको साफ दिख रहा है, बानर पवन पर्यंक, तो कौन सा हो गया, बंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा शब्द तद्भव है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। मधु, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो जो भंवरा होता है वो कैसा होता है, तद्भव होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तद्भव बताइए कौन सा है। तो देखिए ग्राम, सूर्य, ग्राम, सूर्य, अश्रु, ये कैसे हैं, ये तत्सम शब्द है। ये कैसे हैं, तत्सम शब्द है। और जो माता है वो कैसा है, ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें बताइए। तो कौन सा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, भ्रमर, मस्तक, अग्नि। तो कौन सा है, मछली। मछली का तत्सम सब बताइए, सभी लोग कमेंट में बताइए मछली का तत्सम क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया है। ठीक है, मयूर का तद्भव रूप क्या है, भाई मयूर का तद्भव रूप सबको पता है क्या होता है, मोर होता है। मयूर मतलब मोर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव बताना है। तो देखिए बैंक, अग्नि, अमीर, तो कौन सा हो जाएगा, मुंह। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, देशज शब्द छांटिए। देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए तारीख, सूरज, जन्म, दिव्य। तो देखिए दिव्य जो है वो आपका क्या है, वो देशज शब्द है, यानी कि खुद के यहाँ बनाया हुआ शब्द देशज शब्द। ठीक है, कौन तुर्की शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है तुर्की शब्द, देखो बावर्ची, बेगम, दरोगा, ये कैसे तुर्की हैं। डेरा आपका तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए कैंची किस भाषा का शब्द है, मैंने उस दिन बताया था कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचार, अचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, भाई अचार जो है वो किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो वो पुर्तगाली भाषा से आया, अचार जो है वो पुर्तगाली भाषा से आया है, तब हिंदी में आकर प्रविष्ट हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट शब्द किस मूल का है, जो लास्ट शब्द है वो किस मूल का है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, तुर्की भाषा का शब्द क्या है, लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, वह है, अशुद्ध युग्म कौन सा है। सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी है, अलमारी तुर्की शब्द है, ठीक है, किताब अरबी शब्द है। तो देखिए ये तीनों सही हैं, बाकी अशुद्ध कौन है, अलमारी। अब मुझे बताइए, मैंने उस दिन अलमारी बहुत अच्छे से बताया था, अलमारी कौन सा शब्द है, बहुत अच्छे से बताया था। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि अलमारी कौन सा शब्द है। ठीक है, मैं ही नहीं बताऊंगी, आप भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, यानी कि मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यौगिक शब्द छाटिए, इसमें यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा, यौगिक शब्द बताइए। तो यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यौगिक शब्द कौन सा होगा बताइए, गोपाल, कैसा हो जाएगा, गोपाल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण का मतलब वही होता है जिसका तीसरा अर्थ निकले, वही होता है योग ऋण। तो वो हो जाएगा आपका दशानन यानी कि रावण, दशानन यानी कि रावण। तो तीसरा अर्थ निकल आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशानन में कौन सा शब्द है, दशानन कौन सा शब्द है, भाई अभी बताया मैंने, वो शब्द जिसका तीसरा अर्थ निकले, यानी कि जो हम बहुव्रीहि समास में पढ़ रहे थे वही यहाँ है, तो उसका हो जाता है योग ऋण। ठीक है, यानी कि योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, बहुव्रीहि समास में प्रयोग होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया, दशानन योग ऋण शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज शब्द में किससे संबंधित है, पंकज शब्द किससे संबंधित है, तो पंकज शब्द भी किससे संबंधित है, योग ऋण से संबंधित है। ठीक है, पंकज शब्द भी योग ऋण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से योग ऋण शब्द कौन सा है, तो पंकज है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से योग ऋण शब्द कौन सा है, बताइए कौन सा होगा अभी इसमें। तो कौन सा हो जाएगा भाई, चक्रपाणी होगा, सबको पता है चक्रपाणी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन है आपका, छिछला शब्द का विलोम कौन सा होगा, छिछला बताइए, उजाड़ना, तृप्ति, गहरा या पीठ। तो छिछला का हो जाएगा गहरा, छिछला मतलब ऊपर ऊपर, और मतलब विलोम उसका हो जाएगा गहरा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ का विलोम क्या होगा, देखिए जड़, जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन। ठीक है, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चेतन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, जोड़ का, तो जोड़ का तो घटाव होगा ना, प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है।
ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा भाई? ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जारज का विलोम क्या होगा? जारज, जारज, बताइए क्या होगा इसका विलोम? तो जारज का विलोम होता है औरस। जारज का विलोम क्या होता है? औरस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, जटिल विलोम शब्द है, जटिल का विलोम शब्द बताइए। जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जटिल का सरल हो जाएगा, ठीक है। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा भाई? सरल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन यही थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, कृतज्ञ का विलोम होगा भाई? कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला और उपकार ना मानने वाला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है। गौण का विलोम क्या होगा? अभी बताया था, लेकिन दूसरा बताइए गौण का विलोम क्या होगा? क्या हुआ? तो गौण का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य। गौण का विलोम क्या हो जाएगा? मुख्य, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। गौण का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गम्य का विलोम शब्द है गम्य। गम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अगम्य। ठंडा होगा नहीं, निर्गम्य होगा नहीं, निर्गम होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अगम्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? गति का, तो देखिए गति होता है स्पीड, तो उसका जो हो जाएगा, जो उसका विलोम शब्द होगा वो बताइए क्या होगा? प्रगति होगा, दुर्गति होगा, मंद होगा या आयतन? तो क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए भाई। गाढ़ा का क्या हो जाएगा? पतला। गाढ़ा का क्या हो जाएगा? पतला विलोम शब्द। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसाल शब्द का अर्थ है। रसाल शब्द का अर्थ है, तो देखिए रसाल क्या होता है? रस वाला फल, है ना। रसाल यानी रस वाला फल, यानी कि आम होता है, देखा है ना आपने? रसाल। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, विष्णु का पर्यायवाची केशव भी होता है, चक्रपाणि भी होता है, दामोदर भी होता है। कौन सा नहीं होता? मुक्त पुरुष नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? मुक्त पुरुष नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बृहत का पर्यायवाची क्या है? बृहत का पर्यायवाची क्या है? तो बृहत का पर्यायवाची होगा व्यापक। बृहत का पर्यायवाची क्या होगा? व्यापक, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा, व्यापक, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभु का पर्यायवाची है। विभु, विभु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक और नित्य। सर्वव्यापक और नित्य, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, बिडौला, बिडौला का पर्यायवाची किसका है? बिडौला किसका है? तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? बिडौला है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची बताइए। विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत? तो क्या हो जाएगा? विलक्षण, ठीक है। क्या हो जाएगा? विलक्षण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। तो गीला, भीगा, आर्द्र या आर्द्रा? तो देखिए, भीगा भी होता है नम का, गीला भी होता है, आर्द्र भी होता है, आर्द्रा नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो नम का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा, निंदा का पर्यायवाची क्या हो जाए? कुत्सा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है नाहर। नाहर किससे कहते हैं? नाहर कहते हैं ना कभी कभी, नाहर है मतलब शेर, ठीक है, जो किसी चीज़ को खा जाता है उसे बोलते हैं नाहर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, नूतन शब्द के लिए एक उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। नूतन के लिए एक उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। नूतन का नवीन भी होता है, नव्य भी होता है, नव भी होता है, तो नवनीत नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, कौन सा होगा? देखिए, द्विज, खग, बिहग, ये सब पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, पंथी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो बाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो बाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। उसे अनिवर्चनीय कहते हैं, जिसे हम बाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे बुढ़ापा
ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, निर्झर, अजर, निर्जर और अमर। तो क्या हो जाएगा, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, अमर नहीं कहेंगे, उसे अजर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ये एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को, देखने को मिल रहे होंगे। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, यानी कि जिसे हम क्षमा ही नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अक्षम्य। जिसे हम क्षमा नहीं कर सकते उसे अक्षम्य कहेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। जिस पर हमला ना किया गया हो, भाई जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, अनाक्रांत। क्या हो जाएगा, अनाक्रांत, यानी कि जिस पर हमला ना किया गया अनाक्रांत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, तो कौन सा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही ना हो वो अजात शत्रु होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। जो कवि, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहेंगे आशु कवि। क्या कहेंगे उसे, आशु कवि। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, यानी कि किसी एक विषय का ज्ञाता है तो उसे हम कहते हैं ना विशेषज्ञ। किसी एक चीज़ में माहिर होना, तो उसी को हम कहते हैं विशेषज्ञ। ये उसका स्पेशलिस्ट है ना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, यानी जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। बताइए क्या होगा, ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी, अज्ञानकार। तो उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानने वाले को हम कहेंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताइए। बिना पलक झपकाए, चकित, देखते रहना, विपलक या निर्निमेष। तो क्या हो जाएगा उसके लिए, तो निर्निमेष। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, निर्निमेष। चलिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हमें उसे कहेंगे रिक्त। क्या कहेंगे, इस तरह से, रिक्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त वाक्य बताइए। तो भाई जिसकी आशा ना की गई है उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आशातीत नहीं कहेंगे, आशावंत कहेंगे, प्रत्याशा नहीं कहेंगे, अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, आयु में बड़ा व्यक्ति, भाई आयु में जो बड़ा होगा उसे हम कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, क्या कहेंगे, ज्येष्ठ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पूर्वांग, कालीग्रह या अपराह्न। तो भाई दोपहर को क्या कहते हैं, मध्याह्न। ठीक है, क्या कहते हैं, मध्याह्न। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। वैभव को, बाकी ठीक है आप लोगों को पता है। देखो इसमें जो पूर्वाह्न लिखा है वो किसको कहते हैं, वो सुबह को कहते हैं, और संध्या कहते हैं शाम के समय को, है ना। और मध्याह्न दोपहर, मतलब दोपहर के समय को, दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, यानी कि वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो हम जाहिर सी बात है, जैसे आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, अब तो उसको हम परीक्षक ही तो कहेंगे। जैसे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम, जो आपको कॉपी शीट वगैरह देगा, जो आपके एग्ज़ाम जो OMR शीट होती है उस पर जो साइन करेगा, उसी को आप परीक्षक कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, परीक्षक। अध्यापक नहीं कहेंगे उसको, विशेषज्ञ नहीं कहेंगे उसको, परीक्षक कहेंगे, क्योंकि उसने आपकी परीक्षा ली है, आपको पढ़ाया नहीं है, केवल आपकी परीक्षा ली है, तो उसको परीक्षक कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हम संखालु कहेंगे। जो हमेशा शंका करता रहता है उसे संखालु कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, मतलब किसी भी विषय की पूरी छानबीन करना, उसे क्या कहेंगे, विवेचन कहेंगे, विश्लेषण या मीमांसा या समीक्षा। तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे विवेचन कहेंगे। ठीक है, यानी कि उसकी पूरी विवेचना करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, विवेचन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो आसक्ति शब्द का अर्थ होता है अनुराग। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, अनुराग। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, ओटना और ओटना का अर्थ है। देखिए ओटना और ओटना,
ओटना होता है बिनौले अलग करना, ठीक है, और ओटना होता है खौलाना, जैसे दूध गर्म करना ओटना हो गया और ओटना हो गया बिनौले अलग करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट और कपाट का क्या अर्थ है? देखिए कपट का अर्थ होता है, कहते नहीं वो बहुत कपटी है, तो कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा। दोनों याद रखना, कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे धोखा लिखा हुआ है लेकिन धोखा गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए ये भी ध्यान देना कौन सा आप लगा रहे हैं। चारों में वही है पर अर्थ मतलब गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कक्ष का अर्थ है। कक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? कक्ष का अर्थ क्या होता है? तो कक्ष का अर्थ होता है कमरा और कांख, ठीक है, कमरा और कांख। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है सही। भाई कृतघ्न किसे कहते हैं? भाई जो एहसान ना मानता हो उसे हम कृतघ्न कहते हैं, और एहसान मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और एहसान ना मानने वाले को कहते हैं कृतघ्न। तो एहसान फरामोश हम क्या कहेंगे? एहसान फरामोश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गणना और गणना, देखिए दोनों में अंतर्वत। देखिए ये वाला जो गणना है इसे कहते हैं गिनती, और ये वाला गणना जो है इसे कहते हैं चुभना, जैसे कोई चीज़ चुभ जाती है ना, गड़ गई। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना गणना गिनती और ये वाला गणना चुभना, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी अब्ज शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है? अब्ज, अब्ज का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है। अब्ज का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? कमल, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? वर्ष भी होता है। अब्द का समभिन्नार्थक क्या है? वर्ष भी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अमूल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा भाई? अमूल, अमूल का मतलब होता है बिना जड़ वाला। अमूल का मतलब क्या होता है? बिना जड़ वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे। अंगद शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? अंगद क्या था? अंगद आपने सुना होगा ना, किसमें सुना है भाई? अंगद किसमें सुना है? ठीक है, तो किसका था? बलि का पुत्र था। जब वो रावण के यहाँ गया था है ना, तभी तो अंगद का पैर कहते हैं ना जो हिलता नहीं है, तो बलि का पुत्र था अंगद, ठीक है। तो उसका समभिन्नार्थक बलि का पुत्र। अचला शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो अचला शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? पृथ्वी। अचला शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अचल, अचल का क्या होता है? पर्वत और स्थिर, यानी जो हिल ही नहीं सकता, अचल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। अजन्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या? अजन्म, जो जन्म ना ले, ठीक है। अजन्म, जो जन्म ना ले, अजन्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावर्त, अनावर्त का शब्द है जो ना दोहराया हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जो दोहराया ना हुआ हो उसे अनावर्त कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका ईद का चांद होना। भाई ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कहते हैं ना जब कोई नहीं मिलता है तो ईद का चांद हो रहे हो, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना उसे कहते हैं ईद का चांद होना। ईद का चांद एक साल बाद दिखाई देता है ना, नहीं साल में 2 बार दिखता है ना, एक मीठी ईद पे एक बकरी ईद पे, ठीक है। बहुत दिनों बाद दिखना तो क्या हो जाएगा भाई? ईद का चांद होना, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। उल्टी गंगा बहाना, भाई उल्टी गंगा बहाना यानी कि जो काम सीधा करना है उसको उल्टा करना है, यानी विपरीत काम करना, ठीक है, विपरीत काम करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे। ऊँट की चोरी निहूर निहुरे, ठीक है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? बड़े काम छिपा कर नहीं किए जा सकते, बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, यानी कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति। भाई आडंबर बहुत लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति क्या होगी? ऊंचे दुकान और फीका पकवान, ठीक है। क्या हो जाएगी? ऊंचे दुकान, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ करने और उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं निकलना, मतलब उसमें ऐसा होता नहीं है, तारीफ किसी की कितनी करना। तो यही हो जाए ऊंची दुकान फीकी पकवान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब होता है कभी कभी दिखाई देना। भाई ईद के चांद जैसा ही है, कभी कभी दिखाई देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे। घाट घाट का पानी पीना। भाई घाट घाट का पानी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, यानी कि उस इंसान ने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, बहुत जगह गया है, घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, ठीक है। टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाने का मतलब होता है सिफारिश करना। टिप्पस लगाना यानी कि सिफारिश करना, किसी से अपनी सिफारिश करवाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे।
मधु जहर की घूंट पी रह गई, जहर की घूंट पी कर रह गई, यानी कि क्रोध को नियंत्रित करना, यानी कि गुस्से को कंट्रोल करना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, बीरू और जयमय चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ है मतलब एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर है वो। ठीक है, चोली दामन का साथ है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपका श्रोता के लिए, भाई क्वेश्चन है आपका, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या अन्य पुरुष का? जो श्रोता, जो सुनने वाला होता है, उसके लिए मध्यम पुरुष का सर्वनाम यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सर्वनाम के क्वेश्चन है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, यानी कि हिंदी के अन्य पुरुष के, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? वह होता है। अन्य पुरुष में कौन सा होता है? वह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है भाई? कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में हुआ है? तो कोई और कुछ का मतलब होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित है, कोई और कुछ, निश्चित नहीं है। ठीक है, आप भला तो जग भला भाग्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप भले हैं तो निजवाचक हो जाएगा, अपने आप के लिए बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन है आपका, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव किसमें क्या होता है? विस्मय होता है। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास। ठीक है, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए? तो श्रृंगार रस के कौन से होते हैं? संयोग और वियोग, दो ही तो होते हैं, संयोग और वियोग रस। ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, और शांत रस का स्थायी भाव भी याद रखना निर्वेद होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा बताइए, क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? आंसर दीजिए, क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, में कौन सा शब्द अलंकार है? कौन सा शब्द अलंकार है? युपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक? तो कौन सा शब्द अलंकार है आपका? यमक आपका कैसा है? शब्द अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, सारंग ले चली सारंग। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का बताना है, बताइए। कानन कंठित भयंकर, तो देखिए का दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहीं से पता चल गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। सो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, और किसी में रिपीट नहीं हो रहा था। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बहरा है, बाप है भरा है, यानी कि कनक कनक दो बार आया है, कनक कनक एक बार सोना है, एक बार धतूरा है, तो ठीक है, दोनों का अर्थ तो यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, तो कौन कौन करता है? तो अलंकार करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अलंकार। ठीक है, कौन है? अलंकार। क्वेश्चन है आपका, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें कौन सा लगा होगा? तो इसमें भी अनुप्रास होगा, क्योंकि माँ 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 तीन बार रिपीट हो गया, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा होगा? तो आकाश पाताल के बीच ये चिन्ह है, ये कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेना एक बार, मैंने क्लास भी कराई है, आप लोगों को बार बार बताए हुए हैं। तो योजक चिन्ह, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। सुख दुख के बीच, ये भी क्या है आपका? इसे हम क्या कहेंगे भाई? ये भी योजक चिन्ह है, बहुत बार पूछा जाता है, योजक चिन्ह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बताइए अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम कौन सा है बताइए? तो अल्प विराम होता है आपका कॉमा। कॉमा क्या होता है आपका? अल्प विराम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, अल्प विराम। ठीक है, मनोविकार सूचक शब्दों में वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कौन सा चिन्ह होते हैं? जैसे हे, अरे, भो, इसमें क्या होता है? विस्मयदिबोधक चिन्ह होता है, जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। प्रश्नवाचक तत्व तो पता ही है आपको, ये होता है। ठीक है, अर्धविराम का पता ही है, अल्प विराम कॉमा होता है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिखा जाता है? तो कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? देखिए, हंस पद, यानी कि जब कोई पद छूट जाता है तो हम बीच में डैश लगा के लिख देते हैं ना, इस तरह से, तो उसे हंस पद या विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ये?
तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ये हिंदी मैराथन जो आप लोगों के लिए मैं लेके आई थी यूपी पुलिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो एक बार देख लेना क्योंकि इसमें क्या है, हर टॉपिक के क्वेश्चन है, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी मैराथन आप लोगों के लिए मैथ की भी आने वाली है, जो भी आप लोगों के लिए डाउट है वो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड भी लाइव आकर निकाले थे, तो आज जिनका मतलब 24 को जिसका एग्ज़ाम, कल 24 वालों के आ गए थे, तो आज 25 वालों के एडमिट कार्ड भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड भी देख लीजिएगा और बाकी सब लोग अपने अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।